हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, रेलवे की एनटीपीसी की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जो कि 28 दिसंबर से प्रारंभ हुई हैं। ठीक है, 28 दिसंबर 2020 की जो एनालिसिस वीडियो है वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है मैंने, आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो का लिंक जो है आई कार्ड में भी है, आप वहां से भी जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। 29 दिसंबर 2020 का जो एनालिसिस वीडियो है वो जल्द ही आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। इस वीडियो में हम प्रीवियस वीडियो जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमारे जो चला रहे हैं हमारी सीरीज, उसी के अनुसार हम ये कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी रिपीट होते हैं दोस्तों, तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें और इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, ताकि जीके के सभी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वो बेल आइकन वाली घंटी को भी जरूर दबा दें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं आप वीडियो हमारे आज की वीडियो की तरफ। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों वह है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों 4 फरवरी, ऑप्शन बी है 5 मार्च, ऑप्शन सी है 12 मई और ऑप्शन डी है 23 अगस्त। वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके उत्तर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों काफ़ी दिवस पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज जितने भी होते हैं वो आप याद कर लीजिए। और रिसेंटली आप 1 ईयर के जो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो सारे ही याद कर लें और उनकी थीम भी याद कर लें साथ में, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके उत्तर बताएं फटाफट से हमें। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। विश्व कैंसर दिवस जो है दोस्तों वह प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व भर में 4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 2019 से लेकर के 2021 तक इसकी थीम को निश्चित कर दिया गया है। तो ये किस थीम पर इसका जो विश्व कैंसर दिवस है वह किस थीम पर मनाया जाएगा? तो वह थीम है दोस्तों, जो इसका विषय रखा गया है वह है मैं हूँ। आप नोट कर लीजिएगा, मैं हूँ और मैं रहूंगा। ठीक है, मैं हूँ और मैं रहूंगा। ठीक है, यह इस थीम का मतलब है। इस थीम का मतलब है दोस्तों कि हर किसी में क्षमता है कि वह कैंसर से लड़ सकता है। ठीक है, इस थीम के अनुसार 3 सालों तक ही यह कार्यक्रम होते रहेंगे। इसकी थीम क्या है दोस्तों, जो इसका विषय है वह क्या है आप नोट कर लीजिए, मैं हूं और मैं रहूंगा। ठीक है, यहाँ सॉरी मैं लिखना मिस हो गया, मैं दोबारा नोट कर देता हूँ। मैं हूं और मैं रहूंगा, यह इस थीम का विषय है। विश्व कैंसर दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है और 2019 से लेकर के 2021 तक इसकी जो थीम सुनिश्चित कर दी गई है वह है मैं हूं और मैं रहूंगा। और इस थीम का मतलब क्या है, इस विषय का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है हर किसी में वह क्षमता है कि वह कैंसर से लड़ सकता है। तो यह था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह है, दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देख कर जाइएगा। ये निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को एनसीसी लॉर्ड्स, जो कि एनसीसी को लॉर्ड्स बोला जाता है, ठीक है, कि एनसीसी लॉर्ड्स की मानद एमसीसी लॉर्ड्स की मानद सदस्यता प्रदान की गई है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी है वीरेंद्र सहवाग और ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं फटाफट से। यह 2016 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसलिए आप आंसर 2016 के अकॉर्डिंग दीजिएगा। और इन ऑप्शंस में से आपको बताना है किसे एमसीसी लॉर्ड्स की मान्यता सदस्यता प्रदान की गई। ठीक है, यहाँ ये एन है, एमसीसी, ठीक है, एमसीसी लॉर्ड्स की मान्यता सदस्यता प्रदान की गई है। फटाफट से आंसर बताएं। दे दिया होगा, इसका आंसर है दोस्तों सौरभ गांगुली। ठीक है, सौरभ गांगुली को एमसीसी लॉर्ड्स की मानद सदस्यता प्रदान की गई है। ठीक है, अब एमसीसी होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एमसीसी जो है मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब। ठीक है, एमसीसी की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वह है मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब। ठीक है, क्रिकेट क्लब, यह एमसीसी की फुल फॉर्म है और यह लंदन का एक क्रिकेट क्लब है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? ये लंदन में स्थित है। इसकी
और इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? इसकी स्थापना जो की गई थी दोस्तों वह की गई थी 1787 ईस्वी में, ठीक है। कब की गई थी? सन 1787 में, ठीक है। तो यह थी जानकारी एमसीसी के बारे में। और इसकी सदस्यता जो है किसे प्रदान की गई थी? सौरभ गांगुली को। एमसीसी की फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग, मेरी 11 क्रिकेट क्लब। और इसकी जो यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह लंदन में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1787 में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, क्वेश्चन की सीरीज पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने क्वेश्चन का नंबर डाल रखे हैं, ठीक है। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो ऑप्शन ए है दोस्तों आपका महिपाल, ऑप्शन बी है लक्ष्मण सेन, ऑप्शन सी है शशांक और ऑप्शन डी है ग्रहवर्मन। तो आंसर बताइए, वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं। दोस्तों हिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके जीके से भी, ठीक है, इसलिए आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 40 जीके से आएंगे आपके, और 30 रीजनिंग से और 30 मैथ से, ठीक है। तो आप फटाफट से जीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के फटाफट ध्यान से जरूर कर लिए, क्योंकि काफी क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो इसका आंसर बताइए, वीडियो को पॉज करके कमेंट करें। आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। तो जो इसका आंसर है दोस्तों, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने दोस्तों लक्ष्मण सेन और पाल वंश के शासक कौन थे दोस्तों? उस वक्त पाल वंश के शासक इंद्रपाल, ठीक है, पाल वंश के शासक इंद्रपाल को पराजित किया था, ठीक है। किसे किसे पराजित किया था बख्तियार खिलजी ने 13वीं सदी में दोस्तों? 13वीं सदी में दोस्तों बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक जो थे लक्ष्मण सेन और पाल वंश के शासक इंद्रपाल को पराजित किया था। तो यह थी जानकारी बख्तियार खिलजी के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था ये। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ क्या कहलाती है दोस्तों? उसका आंसर बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए है सूखा हुआ बर्फ, ऑप्शन बी है रेगिस्तान में जमी हुई बर्फ, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ठोस रूप। तो वीडियो को पॉज करें और उत्तर बताएं। दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल से आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो आंसर बताइए दोस्तों फटाफट, वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा कि सूखी हुई बर्फ क्या है। तो दोस्तों सूखी हुई बर्फ है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, ठीक है। क्या है? सूखी बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, अर्थात सी ऑप्शन इस हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों जो सूखी बर्फ है, सूखी बर्फ कह लीजिए या शुष्क बर्फ कह लीजिए या फिर ड्राई आइस कह लीजिए, ठीक है। सूखी बर्फ, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस जितना भी है, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। इसका उपयोग दोस्तों मुख्य रूप से जो कूलिंग एजेंट है इसके रूप में किया जाता है। और इसके जो फायदे हैं दोस्तों, पानी द्वारा जो ये बनी बर्फ की तुलना में इसका कम तापमान और कोई अवशेष भी नहीं छोड़ती है ये अपना। और जो इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों वह फ्रोजन फूड्स, जिसे जमे हुए खाद्य पदार्थ बोलते हैं हम लोग, फ्रोजन फूड्स को संरक्षित मतलब कि सेफ रखने के लिए किया जाता है। जहां पर हम लोगों के लिए मैकेनिकल कूलिंग सिस्टम उपलब्ध नहीं है, उसके स्थान पर हम लोग ड्राई आइस को जो है रख सकते हैं, ठीक है। सूखी बर्फ को रख देते हैं तो हमारा खाना जो है वो खराब नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो सूखी बर्फ क्या है दोस्तों, क्या कहलाती है? कार्बन डाइऑक्साइड का यह ठोस रूप है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से अमेरिकन, ये गोल्ड नहीं है सॉरी दोस्तों, गोल्फ है, अमेरिकन गोल्फ खिलाड़ी कौन है? तो फेमस हमारे अमेरिकन गोल्फ खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन है दोस्तों टाइगर वुड्स, ऑप्शन बी है डैनियल ब्रुक्स, ऑप्शन सी है स्कॉट हेंडरसन और ऑप्शन डी है निक फ्लैंगन, ठीक है। तो आंसर बताइए, वीडियो को कमेंट करें फटाफट से, पॉज करें और आंसर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा कि अमेरिकन गोल्फ खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों इसके जो आंसर है वह है टाइगर वुड्स, जो है अमेरिकन गोल्फ खिलाड़ी हैं, अर्थात ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो टाइगर वुड्स का जो दोस्तों वास्तविक नाम है वह इनका नाम है एल्ड्रिक टॉन्ट वुड्स, ठीक है। क्या नाम है इनका? एल्ड्रिक, मैं यहां नोट कर देता हूं, एल्ड्रिक टॉन्ट वुड्स, ठीक है। जो इनका वास्तविक नाम है वह इनका नाम है एल्ड्रिक टॉन्ट वुड्स। यह है दोस्तों अमेरिका के रहने वाले, अमेरिका के पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हैं और इनकी आज तक की जितनी उपलब्धियों के अनुसार ही इन्हें अब तक का सर्वाधिक सफल गोल्फ खिलाड़ी भी बनाती है। जो इनकी जन्म हुआ था दोस्तों वह इनका कब हुआ था? 30 दिसंबर 1975, ठीक है। कब हुआ था इनका जन्म? 30 दिसंबर
75। और साइप्रस कैलिफोर्निया और यूएसए, ठीक है, मतलब कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के साइप्रस शहर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनका नाम जो है एल्ड्रिक टॉन्टवुड्स है, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? एलेन नॉर्ड्रेमन, ठीक है। और ये थी जानकारी अमेरिकन गोल्फ खिलाड़ी के बारे में। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है आपकी स्क्रीन पर हाजिर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुलढाना जिले में बनी है? तो ऑप्शन ए है लोनार झील, ऑप्शन बी है नकुरू झील, ऑप्शन सी है साला झील और ऑप्शन डी है मोनो झील। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है सलाइन झील सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुलढाना जिले में बनी है? तो कौन सी झील है दोस्तों? वह है दोस्तों लोनार झील, ठीक है। लोनार झील जो है दोस्तों मुंबई से 500 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई से 500 किलोमीटर की दूरी पर बुलढाना जिले, कौन सा जिला दोस्तों? बुलढाना जिला, बुलढाना जिले में है। यह पर्यटकों के लिए काफी बेहद लोकप्रिय भी है दोस्तों। इस माना जाता है कि यह झील जो है करीब 50,000 साल पहले धरती से उल्कापिंड के टकराने से हुआ था इसका निर्माण। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी इस झील में बहुत सी दिलचस्पी है। तो कहाँ पर है जो दोस्तों जो झील उल्कापात के प्रभाव से बनी थी, उल्कापात के टकराने से बनी थी, कौन सी झील है? वह है दोस्तों लोनार झील, ठीक है। और यह कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई से 500 किलोमीटर दूर स्थित बुलढाना जिले में। कहाँ पर? मुंबई बोल सकते हैं आप तरीके से, एक मुंबई से 500 किलोमीटर की दूरी पर बुलढाना जिले में, ठीक है। तो यह थी जानकारी दोस्तों हमारी लोनार झील के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह है क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो एनटीपीसी के अब एग्जाम हो रहा है इस टाइम 28 और 29 को हुआ है, उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं वो आप सॉल्व करके जाएं। मैं प्रीवियस ईयर की जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको सभी सॉल्व करा रहा हूँ। आप हमारी प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उन सभी को आप देख लीजिए। उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और आप हमारी वीडियो को, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है दोस्तों, आप उस वीडियो को, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अपने लोगों को, दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो। तो हमारा जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है सॉल्व कर लेते हैं इसे फटाफट से हम। विटामिन सी की किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका ए, ऑप्शन बी है B6, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो फटाफट से इसका आंसर बताएं कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसका आंसर दोस्तों सभी को पता है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग हो जाता है। ये सभी को पता है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? आप फटाफट से कमेंट करके हमें बताएं। विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी होता है। उसी तरह विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है स्कर्वी रोग होता है, यह विटामिन जो है मानव के शरीर में अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो दोस्तों कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। किसके निर्माण के लिए आवश्यक होता है दोस्तों? विटामिन सी कोलेजन के निर्माण के लिए। किसके निर्माण के लिए दोस्तों? कोलेजन के निर्माण के लिए। और दोस्तों जो ये है इसमें जो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है, जो स्कर्वी रोग होता है, उसकी पहचान क्या है दोस्तों? उसमें खासकर जांघ और पैरों में चकत्ते पड़ जाते हैं। कहाँ पड़ क्या पड़ जाते हैं दोस्तों? चकत्ते पड़ जाते हैं। विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग होता है उसकी पहचान क्या है दोस्तों? जो उसके लक्षण है दोस्तों वह है कि उसकी कमी से चकत्ते दिखाई देने लगते हैं, खासकर पैरों में और जांघ पर, ठीक है। और यह किसके लिए आवश्यक होता है दोस्तों? यह कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यकता है। किस निर्माण के लिए आवश्यक होता है दोस्तों? विटामिन सी जो है दोस्तों कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो यह थी जानकारी दोस्तों स्कर्वी रोग के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और इसी तरीके का क्वेश्चन अभी भी पूछा गया है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। 28 दिसंबर के पेपर में यह आया है कि कंप्यूटर का दिमाग मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? CPU को, ठीक है। कंप्यूटर, अब आपको बताना है कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ऑप्शन सी है कंट्रोल यूनिट और ऑप्शन डी है प्रोग्राम्स।
तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आया है और मैंने आपसे बार बार कहा है कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। आप फटाफट से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें पूरी तरीके से और हमारी वीडियोस को सारी देख लीजिए, आपको सारा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा फटाफट। तो इसका आंसर बताइए, दिया होगा। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वह है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है दोस्तों। हमारे दिमाग में भी, मस्तिष्क में भी कंट्रोल यूनिट होती है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर का भी एक कंट्रोल यूनिट काम, कंप्यूटर का भी जो है कंट्रोल यूनिट का एक काम करने का तरीका होता है। ठीक है, कंप्यूटर वैसे ही काम करता है जो कंट्रोल यूनिट करवाती है। ठीक है, वैसे ही जैसे हमारा दिमाग, मस्तिष्क हमारे शरीर से काम कराता है, उसी तरीके से कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से वर्क कराता है। ठीक है, तो यह थी जानकारी कंप्यूटर के नर्व सेंटर के बारे में, अर्थात सीपीयू के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, पहले के चेरा वंश ने किस राज्यों पर शासन किया था? चेरा वंश ने किस राज्यों पर शासन किया था दोस्तों? ऑप्शन ए है तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन बी है बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र और गुजरात। तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। पहले के जो चेरा वंश थे उन्होंने किस राज्यों पर शासन किया था? तो ऑप्शन ए है दोस्तों तमिलनाडु और केरल, अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जो पहले के चेरा वंश थे उनका जो हमें चेरा वंश के जो शासन दिखाई देता है वह किस युग में दिखाई देता है? वह हमें संगम युग में दिखाई देता है। ठीक है, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। संगम युग में दिखाई देता है। और जो दूसरे चेरा वंश थे उनका शासन कब दिखाई देता है दोस्तों? उन्होंने 9वीं शताब्दी तक शासन किया था। कब तक किया था दोस्तों? 9वीं शताब्दी तक। ठीक है, और दोस्तों आगे का भी शासन कार्य उनका आगे तक के काल में भी शासन कार्य किया गया था। दोस्तों चेर वंश के बारे में हमें संगम साहित्य से ही जानकारी मिलती है। और चेर वंश के द्वारा दोस्तों जितने भी शासित क्षेत्र थे वह कौन कौन से थे दोस्तों? यह तो वर्तमान के अकॉर्डिंग है कि तमिलनाडु और केरल, लेकिन उस वक्त तमिलनाडु और केरल तो नहीं हुआ करते थे ना। तो उस टाइम कौन से देश हुआ था, कौन कौन से राज्य हुआ करते थे उस टाइम? था दोस्तों कोचिन, ऑप्शन बी है नंबर 2 है त्रावणकोर, मैं यहां नोट कर देता हूं, कोचिन, त्रावणकोर और दक्षिणी मालाबार। ठीक है, यह थे इन्होंने जिस एरिया पर, जिस क्षेत्र पर इन्होंने राज्य किया था वह थे कोचिन, त्रावणकोर, दक्षिणी मालाबार। ठीक है, यह इनके क्षेत्र थे जो वर्तमान में तमिलनाडु और केरल पर के अंदर समाहित है। ठीक है, तो यह थी जानकारी चेरा वंश के बारे में। और चेरा वंश के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? संगम युग से। ठीक है, संगम साहित्य से। और ये कौन सा युग था? संगम युग। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है, सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि अब आपकी स्क्रीन पर है, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? ध्वनि के नापने की यूनिट क्या कहलाती है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है डेसिबल, ऑप्शन सी है सॉन्स और ऑप्शन डी है फॉन्स। तो आंसर बताइए, वीडियो को कमेंट करें, फटाफट से उत्तर कर दें। आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। ध्वनि के नाप की यूनिट को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ध्वनि के नाप की यूनिट जो है, ध्वनि की तीव्रता जो है किस में नापी जाती है? पवलता डेसिबल में मापी जाती है। किस में नापी जाती है? पवलता डेसिबल में। ठीक है, किस में नापी जाती है? पवलता डेसिबल में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है कि डेसिबल में इसकी तीव्रता जब नापी जाती है। और डेसिबल यानी किसका भाग होता है दोस्तों? डेसिबल बल का 10वां भाग होता है। किसका भाग होता है? डेसिबल बल का 10वां भाग होता है। ठीक है, डेसिबल बल का 10वां भाग होता है। 10वें भाग भौतिकी इकाई है किसकी? बल के 10वें भाग की भौतिकी इकाई है। यह इतनी हल्की होती है, हल्की ध्वनि पर आधारित है कि सबसे हल्की ध्वनि से आशय क्या है हमारा? सबसे हल्की ध्वनि मतलब जिसे हम कान से सुन सकते हैं, उससे सबसे हल्की ध्वनि से। ध्वनि की जो ये इकाई है डेसिबल, ठीक है, यूनिट, इसे किसके नाम पर रखा गया है दोस्तों? आंसर बताइए। ध्वनि की जो मात्रक इकाई है यह किसके नाम पर रखी गई है? तो यह नाम पर रखी गई है दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर। किसके नाम पर? टेलीफोन के आविष्कारक। इन्होंने किसका आविष्कार किया था दोस्तों? इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। जो ये डेसिबल है नाम इनका, यह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर इस ध्वनि की मात्रक इकाई का नाम रखा गया है। ठीक है, और ध्वनि की नाप की यूनिट क्या कहलाती है दोस्तों?
क्या है, डेसिबल। ठीक है, और ये किसका भाग होता है, 10वां भाग किसका है, बल का 10वां भाग है। ठीक है, तो यह अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और यह जानकारी थी ध्वनि की यूनिट के बारे में, नाप की यूनिट के बारे में। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप हमें कमेंट करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें दोस्तों, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है, मतलब www की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी है वेब वाइड वर्ल्ड, ऑप्शन सी है होल्ड वर्ल्ड वेब, और ऑप्शन डी है वाइड वर्ल्ड वेब। तो आंसर बताइए, कमेंट करें वीडियो को फटाफट से। दोस्तों इसका जो आंसर है वह है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, सभी को पता है कि ये कंप्यूटर इंटरनेट जो है कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए होते हैं, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। यह एक वेब पेज का कलेक्शन होता है जिसमें कंप्यूटर जो इस कंप्यूटर के नेटवर्क में पाया जाता है। ठीक है, तो www की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है, वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखिएगा। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं रेलवे के एग्जाम में वो भी इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूछा गया था रेलवे कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU कहलाता है। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है ऑप्शन, अगला है हमारा क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्ड फुटबॉल खिलाड़ी किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो रोनाल्ड फुटबॉल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो, वो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, फुटबॉल के फेमस खिलाड़ी हैं ये, आप बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है पुर्तगाल, और ऑप्शन बी है इंग्लैंड, डी है इंग्लैंड। आंसर बताइए फटाफट से। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्ड फुटबॉल खिलाड़ी जो हैं किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्ड डॉस सैंटोस एवेरो, जिनका पूरा नाम है वह क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्ड। ठीक है, इसके आगे मैं आपको नोट कर देता हूं यहां पर, डॉस सैंटोस एवियारो। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है वह है क्रिस्टियानो रोनाल्ड डॉस सैंटोस एवियारो। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 5 फरवरी को 1985। ठीक है, कब हुआ था, 5 फरवरी 1985 को इनका जन्म हुआ था। यह आमतौर पर इन्हें नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्ड। ठीक है, और यह कौन से देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों, यह पुर्तगाल देश के खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल देश के, अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्ड जो है वो पुर्तगाल टीम के पुर्तगाल नेशनल टीम के कप्तान भी हैं। ठीक है, पुर्तगाल जो है नेशनल टीम के ये कैप्टन भी हैं। ठीक है, नेशनल टीम के कैप्टन भी हैं। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्ड फुटबॉल टीम के जो हैं वो, इनका जो पूरा नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्ड डॉस सैंटियोस एवियारो, और ये जो नेशनल टीम के कैप्टन हैं, और किस देश से संबंधित है ये, पुर्तगाल टीम से, ठीक, पुर्तगाल देश से, सॉरी। अब पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए है कंप्यूटर कीबोर्ड, ऑप्शन बी है कंप्यूटर माउस, ऑप्शन सी है टेलीफोन, ऑप्शन डी है टेलीविजन। तो आंसर बताएं दोस्तों वीडियो पॉज करके। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा कि किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी कंप्यूटर माउस में जायरोस्कोप का उपयोग किया जाता है। जायरोस्कोप की स्पेलिंग में यहाँ नोट कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, जायरोस्कोप। ठीक है, अगर हिंदी में समझ में नहीं आए तो ये होता है जायरोस्कोप। ठीक है, और कहाँ प्रयोग किया जाता है दोस्तों जायरोस्कोप का, मोबाइल फोन में भी जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह थी जानकारी जायरोस्कोप के बारे में। और जायरोस्कोप दोस्तों किसे कहते हैं, जायरोस्कोप एक घूर्दर्शी होता है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, घूर्दर्शी। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, यह रहा घूर्दर्शी। ठीक है, जायरोस्कोप घूर्दर्शी कहते हैं या घूर्धाकर्षी दर्शी भी बोला जाता है।
कि यह एक डिवाइस होती है, ठीक है। किसी भी इसका जो मैं आपको नोट बता देता हूँ, किसी वस्तु की कोणीय स्थिति यानी कि झुकाव जो उसका एक्सिस पर होता है, जैसे कोई भी ये वस्तु है, ठीक है, और उसका जो झुकाव होता है, जैसे ये अगर इस साइड में झुकती है या इधर, ठीक है, तो उसका जो झुकाव है उसको मापने के काम में आता है इसकी, ठीक है। किसके काम में आता है? किसी भी वस्तु की कोणीय स्थिति यानी कि उसके झुकाव को मापने के काम में आता है, ठीक है। और दूरदर्शी का प्रयोग भी दोस्तों जहां पर चुंबकीय सुई काम नहीं करती है वहां नेविगेशन में भी होता है, ठीक है। जहां पर जायरोस्कोप कहाँ होता है? कंपास में भी। जहां पर नेविगेशन सुई काम नहीं करती है, मतलब चुंबकीय सुई काम नहीं करती है, वहां नेविगेशन में भी प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ प्रयोग होता है? कंपास में भी, ठीक है। जायरोस्कोप का प्रयोग कंपास में भी होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में सत्या नडेला किसकी जगह लेंगे? किसका स्थान लेंगे सत्या नडेला? ऑप्शन ए है जेबी थॉम्पसन, ऑप्शन बी है स्टीव बॉलमर, ऑप्शन सी है एमी हुड और ऑप्शन बी है बिल गेट्स। तो आंसर बताएं, माइक्रोसॉफ्ट के कार्यकारी अधिकारी जो है सीईओ के रूप में सत्या नडेला किसका स्थान लेंगे? ये 2016 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। जो मुख्य अधिकारी हैं सीईओ वर्तमान में, जो उस टाइम वर्तमान में सीईओ थे वो थे स्टीव वॉलमर, और उसका स्थान किन्होंने लिया? सत्या नडेला ने। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। उन्होंने किसका स्थान लिया दोस्तों? उन्होंने स्टीव वॉलमर का स्थान लिया, ठीक है। तो अर्थात ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, स्टीव वॉलमर, ठीक है। तो यह था हमारा 43 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, फटाफट से देख लेते हैं, स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है लेखक बताइए? कपिल देव, सुनील गावस्कर, प्रकाश पादुकोण या फिर विश्वनाथ आनंद? फटाफट से बताएं दोस्तों। जो स्टेट ड्राइव की पुस्तक के लेखक है वह कौन है? सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है स्टेट ड्राइव पुस्तक। यह स्टेट ड्राइव पुस्तक है और किसके द्वारा लिखी गई है? सुनील गावस्कर के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन दोस्तों वो है, लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? ऑप्शन ए है अमेठी, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है पटना। दोस्तों यह 2016 का क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ 2016 में यह पूछा गया था। आपको 2020 के अकॉर्डिंग याद करना है ये, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको 2016 के अकॉर्डिंग कि आंसर क्या है। अकॉर्डिंग दोस्तों सुमित्रा महाजन जो है किस राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? 2016 के दोस्तों 2016 के अकॉर्डिंग सुमित्रा महाजन जो है लोकसभा की अध्यक्ष, वह इंदौर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। और इंदौर कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? इंदौर मध्य प्रदेश में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? चीनी महिला कौन थी? वांग याम्पिंग, ऑप्शन बी है यी सो योन, ऑप्शन सी है लियू योंग और ऑप्शन डी है येलेना सेरोवा। तो आंसर बताइए दोस्तों कि आंसर क्या है, फटाफट से। वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं। इसका जो आंसर है दोस्तों वह है लियू योंग। 2016, ठीक है, 2016 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये 16 जून 2016, ठीक है, सॉरी 16 जून 2016 का क्वेश्चन है। 16 जून 2012 को दोस्तों यह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला बनी थी। तो क्या नाम है इनका? लियू यांग, ठीक है। इनका नाम क्या है दोस्तों? लियू यांग, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा ये, क्योंकि ये सर्वप्रथम महिला है, इस वजह से ये न्यूज में रह भी सकती हैं और ये रिपीट भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन नंबर है हमारा, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा, रिक्त स्थान में आपको भरना है, राज्य था, मतलब कि गोवा कौन सा राज्य था? भारतीय था, पुर्तगाली, डच या फिर ब्रिटिश? तो आंसर बताइए दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के बाद दोस्तों गोवा जो था वह किस राज्य, वह भारत की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा क्योंकि आज़ाद नहीं हुआ था, तो गोवा को कब आज़ादी मिली थी दोस्तों? गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी भारत में 19 दिसंबर को 1961। वह क्या दिनांक थी दोस्तों? 19 दिसंबर 1961 का दिन था जब गोवा को पुर्तगालियों से
आज़ादी मिली थी। किससे आज़ादी मिली थी? पुर्तगालियों से। गोवा ब्रिटिश के अंदर नहीं था, ब्रिटिशर्स के अंदर, गोवा जो था पुर्तगालियों के अंतर्गत था। और दोस्तों जो 19 दिवस है, 19 दिवस को 19 दिसंबर को दोस्तों गोवा में जो मनाया जाता है वो क्या दिवस मनाया जाता है? गोवा दिवस नहीं मनाया उस वक्त, गोवा स्थापना दिवस नहीं मनाया जाता। उस 19 दिसंबर को जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है मुक्ति दिवस। कौन सा दिवस? मुक्ति दिवस। और स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इनको इसका स्थापना दिवस कब है? गोवा का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, गोवा का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो 30 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मई को स्थापना दिवस। आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 30 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और 1961 को देश गोवा जो है आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था? पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। और 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है, अगला क्वेश्चन है जो वह है एलिमेंट हैफ्यूनियम का नाम निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया था? ठीक है, एलिमेंट हैफ्यूनियम का नाम निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया था? तो ऑप्शन ए है दोस्तों कोपेनहेगन, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो आंसर बताएं वीडियो को पॉज करके। सॉरी, मैं दोबारा से कर देता हूं, स्लाइड चेंज हो गई। ठीक है, जो एलिमेंट है ये हैफ्यूनियम, ठीक है, और जो इसका चिन्ह होता है वो क्या होता है? HI। ठीक है, इसका जो चिन्ह क्या है दोस्तों, मतलब कि जो इसका निशान है वह क्या है? HI। ठीक है, तो इसे लिख देता हूं मैं यहाँ पर HAF, ठीक है, NIUM। ठीक है, ये हैफ्यूनियम है। ठीक है, और इसका जो स्थान है वो किस स्थान पर दिया गया है? इसका नाम, ठीक है, वह दिया गया है कोपेनहेगन के नाम स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। हैफ्यूनियम क्या है दोस्तों? हैफ्यूनियम एक एलिमेंट है और इसका जो नाम है इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे हम HI से डिनोट करते हैं। ठीक है, हैफ्यूनियम को हम किससे डिनोट करते हैं? HI से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसे किस स्थान पर इसका नाम दिया गया है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाम दिया गया है इसका? तो वह कोपेनहेगन के नाम पर, कोपेनहेगन स्थान पर इसका नाम दिया गया है हैफ्यूनियम। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बर्फ को पिघलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों बर्फ को पिघलाने के लिए? आंसर बताएं। नमक, हाइड्रोजन, कास्टिक सोडा या फिर साइट्रिक एसिड? आग का नहीं, आप लोग आग सोच रहे होंगे। आंसर बताइए इसमें से, नमक, हाइड्रोजन, कास्टिक सोडा या फिर साइट्रिक एसिड? आंसर बताएं दोस्तों। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। बर्फ को पिघलाने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? बर्फ को पिघलाने के लिए दोस्तों नमक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बर्फ को पिघलाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है, आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चिकनेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था? तो किस साम्राज्य के दौरान किया गया था? ऑप्शन ए है होयसल, ऑप्शन बी है यादव, ऑप्शन सी है चोला, ऑप्शन बी है पाल। तो आंसर बताएं, वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं फटाफट से। दोस्तों जो चिकनेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण जो है होयसल, दोस्तों होयसल वंश के सम्राट जो है विष्णुवर्धन, ठीक है, होयसल वंश जो था उसके शासक जो थे सम्राट उस टाइम के विष्णुधर्मन, ठीक है, मैं नोट कर देता हूँ, विष्णुवर्धन ने कराया था कौन सी ईस्वी में? 1106 से लेके 1117 ईस्वी तक कराया गया था। दोस्तों यह 3 पीढ़ियों तक चला था इसका निर्माण, क्योंकि इसे बनने में दोस्तों कितने समय लगा था? इसे बनने में 103 वर्ष लगे थे। चूंकि इसे बनने में टाइम लग रहा था वो उसका कारण ये था क्योंकि इस मंदिर को बार बार लूट लिया जाता था। मुस्लिम शासकों द्वारा काफ़ी बार इसमें क्षति भी पहुंचाई गई थी और काफ़ी बार लूट खसोट भी हुई थी। इस चक्कर में इसे जो है 103 वर्ष लग गए इसको बनाने में, और यह 3 पीढ़ियों तक बना था। कितनी पीढ़ियों तक? 3 पीढ़ियों तक, ठीक है। और किसने बनवाया था? विष्णुवर्मन ने, ठीक है, विष्णुवर्मन ने। और सन क्या थी? 1106 से लेकर के 1117 ईस्वी तक, ठीक है।
तो ये थी जानकारी चिकनेश्वर मंदिर के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1947 में, 50 में, 51 में या फिर 52 में? आंसर बताएं कमेंट करके। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वह कब की गई थी? 1950 में। और जो क्वेश्चन अभी पूछा गया है दोस्तों 28 दिसंबर को, वह क्या पूछा गया था? भारत के सीजेआई कौन है? तो भारत के सीजेआई कौन है वर्तमान में? शरद अरविंद बोबड़े जी। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा सीजेआई कौन है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में की गई है। कब की गई है? 1950 में। ठीक है, वर्तमान में सीजेआई कौन है? शरद अरविंद बोबड़े जी। ठीक है, शरद अरविंद। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन दोस्तों वह है बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? आंसर बताएं दोस्तों। ऑप्शन ए भारत से, ब्रिटेन से, पाकिस्तान से या फिर वर्मा से? बांग्लादेश किसके अधीन था दोस्तों? बांग्लादेश दोस्तों जल्दी से बताएं कमेंट करके। बांग्लादेश को दोस्तों पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी। किससे स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों? बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी। दोस्तों जो बंगबंधु थे, मैं यहां लिख देता हूं, जो बंगबंधु थे जो शेख मुजीबुर रहमान के नाम से विख्यात थे, उन्हें 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। अपने देश की आज़ादी की उन्होंने घोषणा कर दी थी, इसलिए उन्हें पाकिस्तान सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। और 26 मार्च 1971 को ही 26 मार्च 1971 को 25 मार्च की रात को, आधी रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और 26 मार्च 1971 को जो था कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। और क्या हुआ था उस वक्त? मुक्ति युद्ध की शुरुआत हो गई थी। क्या हुआ था उस टाइम? मुक्ति युद्ध की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और बंगबंधु को जो इन्हें जो विख्यात है, मैं किस नाम से विख्यात है? बंगबंधु नाम से। और इनका जो नाम था वो क्या था? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, मैंने यहाँ नोट कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। शेख मुजीबुर रहमान नाम था इनका। ठीक है, अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? दिल है, पित्ताशय या फिर गुर्दा, सॉरी दिल, पित्ताशय, गुर्दा या फिर स्पेलिंग? ठीक है, तो आंसर बताइए फटाफट से, इसका क्या होगा? कमेंट करके उत्तर बताएं दोस्तों। दिल है, पित्ताशय है, गुर्दा है या फिर स्प्लीन? यहां पे सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, मैं दोबारा नोट कर देता हूं, लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आप टेंशन न लीजिए, मैं उसे करेक्शन कर दूंगा। शरीर का कौन सा अंग जो है शुद्धिकरण से संबंधित है? तो आंसर बताएं फटाफट से। शरीर का जो अंग है खून का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? वह करता है गुर्दा। ठीक है, कौन सा अंग करता है दोस्तों? गुर्दा। सॉरी, कौन सा अंग करता है? गुर्दा। गुर्दा जो है शरीर के हमारे खून का शुद्धिकरण करता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है आपकी स्क्रीन पर, नेत्राणी द्वीप कहां पर स्थित है? कहां स्थित है? केरल में, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप पर या फिर गोवा में? आंसर बताएं दोस्तों। जो नेत्ररानी द्वीप है, नेत्रानी यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है और नेत्ररानी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेत्रानी। ठीक है, नेत्रानी द्वीप कहां पर स्थित है दोस्तों? कहां पर स्थित है? लक्षद्वीप पर। कहां स्थित है नेत्ररानी द्वीप? लक्षद्वीप पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, और दोस्तों लक्षद्वीप को और मिनिकॉय को कौन सी रेखा काटती है दोस्तों? आंसर बताएं कमेंट करके हमें। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है मोल सब परिवार से संबंधित है? आंसर ऑप्शन ए है कॉकरोच, ऑप्शन बी आपका घोंघा, और ऑप्शन सी है आपका केचुआ, ऑप्शन डी है आपका स्टारफिश। ठीक है, तो इसका नाम आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है मोलस्क परिवार से संबंधित है? ठीक है, ये सब परिवार लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लेकिन मोलस्क। ठीक है,
मोलास्क परिवार से संबंधित है। कौन सा जीव जो है मोलास्क परिवार से संबंधित है? तो ऑप्शन बी इसका सही है, घोंघा जो है मोलास्क परिवार से संबंधित है। ठीक है, तो वह क्या है दोस्तों? किस शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? तो किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है दोस्तों? आंसर बताएं फटाफट से, किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? जल्दी से बताएं। पिंक सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों? पिंक सिटी, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी दोस्तों गुलाबी शहर को कहा जाता है। पिंक सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों? जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है, तो यह थी आज की हमारी डिस्कशन दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं। दोस्तों आपको हमारे चैनल पर हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी और आपको पॉलिटिक्स की और साइंस की सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो के चैनल का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहां से भी जाकर के आप वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करेंगे तो आपको डेली न्यूज़ अपडेट फटाफट से मिल जाएंगी। आप हमारे इंस्टाग्राम पर पेज आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं educationhubsmart@gmail.com। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।